नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। 10 मिनट में डिलीवरी या इससे भी कम समय में पहुंचने वाली चीजों ने हमारी सबकी आदतों में बदलाव कर दिया है। हमारी निर्भरता आसपास के दुकानदारों पर कम हो गई है। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीजों के लिए भी आज हम मोबाइल उठाते हैं, ऑफर चेक करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। इसका फायदा अब दवा कंपनियां या फिर इस सेक्टर में कई नामी गिरामी कंपनियां अपने मोबाइल ऐप के जरिए उठाने लगी हैं। हुआ यह है कि मैन्युफैक्चरर से जो सीधे दवा है वो लोगों तक पहुंचाने में दवाओं पर छूट के बड़े बड़े ऑफर्स दिए जाने लगे हैं, जो 30 से 50% तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ दवाओं में छूट नहीं, बल्कि अब बाकायदा चेकअप में भी इस तरह के ऑफर्स मिलते हैं, जिसमें कुछ 100 से 80 या 100 से ज़्यादा टेस्ट शामिल होते हैं। लेकिन बात आज मेडिकल स्टोर्स और दवाइयों की करेंगे, जिन्हें ऑनलाइन फार्मेसी के कारोबार से खतरा महसूस हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सेल में जिस तरह से ऑफर्स दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा कर सकते हैं। और यही वजह है कि फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा डिस्ट्रीब्यूटर्स के संगठन यानी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल पर आज यानी 20 मई को देश भर के 7 से 8 लाख मेडिकल स्टोर्स पर ताला लटका हुआ है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इससे अलग रखा गया है, लेकिन सवाल कई हैं जिस पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ आंकड़े और आपको बताएंगे कि आखिर क्या परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। जो तमाम मेडिकल स्टोर संचालक हैं, जो केमिस्ट हैं, उन्हें क्यों दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्यों उन्हें खतरा लग रहा है कि आने वाले वक्त में उनकी रोजी रोटी पर संकट हो सकता है। ऑनलाइन सेल पर बवाल मच गया है क्योंकि तमाम तरह के ऑफर्स मिलते हैं। डॉक्टर PSV राव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है। अश्विनी राणा अर्थशास्त्री हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर PS राव जी आप ही से कर लेते हैं। ये जो हड़ताल यहाँ पर की जा रही है केमिस्ट की ओर से, मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से, उनका खतरा यह है कि जिस तरीके से ऑनलाइन ऑफर्स मिलते हैं और लोग बड़ी संजीदगी से उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, फ़ोन उठाते हैं, उसमें दवाइयाँ खरीद लेते हैं, उन्हें कई तरह की आशंका है। एक तो उनको लगता है कि लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ हो सकता है क्योंकि जो प्रतिबंधित दवाएँ हैं वो भी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, और दूसरा ऑफर्स की वजह से उनकी भी रोजी रोटी पर संकट है। नमस्कार जी। हाँ, इनके दोनों आशंका ठीक हैं। इसमें बात यह है कि करीब 8 साल से पीछे ये इसका परमिशन दिया गया था, और कोविड के टाइम में और भी इसमें जो रेगुलेशंस हैं इसमें ढीले किए गए थे। तो इनको एक तो इनके दुकान बंद होने का बहुत बड़ा आशंका है, ये ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ वहाँ अगर आप देखोगे तो ग्रॉसरी दुकानें सब बंद हो चुकी हैं क्योंकि ई-कॉमर्स के कारण, और इनके साथ ये लोग compete कर नहीं सकते हैं। पर हम डॉक्टर्स को कुछ और ही प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर्स को ये प्रॉब्लम है कि लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखकर प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेते हैं और बनवा के प्रतिबंधित दवाइयाँ ले रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पहले भी बहुत नुकसान हो रहा है उसके कारण, और अगर ये लोग मनचाहा एंटीबायोटिक खरीद लें, ईमेल और लें तो और तकलीफ होगा, और जो ड्रग्स का सेवन से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा जी। इसलिए हमें भी इस बात पर बहुत आशंका है, और ये जो कोविड टाइम में ढील दी गई थी उसको फिर से देखना चाहिए। और ये स्ट्राइक इसलिए हो रहा है कि 8 साल से ये लोग कह रहे हैं, और 5 साल से कोविड के बाद से और ज़ोर से कह रहे हैं, पर इसमें कुछ वो अभी तक उस पर कुछ कार्यक्रम नहीं चला है जी। उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है, इसलिए ये फाइनली स्ट्राइक पे आप बैठे हैं। ग्राहकों के हक की बात की जाती है, इसीलिए तमाम ऑफर्स आते हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। लेकिन क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई शिकायत की गई थी दवा कारोबारियों की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से, और उस पर किसी तरह का कोई अमल हुआ है? जी हाँ, हुआ है, पर ये सब इधर उधर छोटे छोटे एसोसिएशन से हुआ है। ये नहीं कि पूरे देश में इसको लेकर इतनी बड़ी ये स्ट्राइक हुआ है।
जी। ये स्ट्राइक इसलिए हुआ है क्योंकि जो लोग पूछ रहे थे उसमें और इसकी मांग कर रहे थे इसके रेगुलेशंस में बदलाव किया जाए। तो उस इसलिए वो गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। जी। बट सालों बीत चुके हैं, इसलिए ये फाइनली ये हो रहा है। पर गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी जल्दी से हो सके इस पर निगरानी करें और ये रेगुलेशंस को बदलें और स्ट्रिक्ट करें। वही रेगुलेशंस जो दुकानों पे लगे हैं वो इन पे भी लगे हैं। पर हमारा एक और प्रॉब्लम है जो ये दुकानदार भी देखना चाहिए कि वो सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। कई ऐसे दुकानें हैं जहाँ रेगुलेशन कहता है कि फार्मेसी जो जिसने पढ़ा है और फार्मेसी का जो डिग्री है वो दुकान में होना चाहिए। जी। पर कई दुकानों में मैं देखता हूँ जिसको फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, वो दुकान चला रहा है। और बहुत सारे कंपनीज वही दवाई को अलग अलग नाम से बेचते हैं और कई बार बिल्कुल अलग अलग दवाइयों का बहुत मिला जुला सा नाम होता है। तो इससे गलत दवाई देने का भी कई बार समस्या खड़ी हुई है। यानी ग्राहकों का हित दिखाते हुए उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस बात पे सोच विचार करके इसका कुछ समस्या का हल ढूंढना चाहिए। हाँ। रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है। अश्विनी राणा जी, जो ऑनलाइन कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे उन्होंने भी अपने पैटर्न को अब बदला है, क्योंकि 10 मिनट में डिलीवरी आसानी से हो जाती है और लोग उसी से डिलीवरी करते भी हैं, फ़ोन उठाते हैं और तुरंत मंगा लेते हैं चीज़ें। लेकिन अब जो ये दवा कारोबारियों की समस्या है, इस कंपटीशन के चलते कितना उनको नुकसान हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है इससे? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं आप कह सकते। कारण क्या है कि बिजनेस है, बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है फार्मा का इंडिया में, वर्ल्ड वाइड भी। हाँ। और आज इस कंपटीशन के युग में जब ई कॉमर्स जो है हर क्षेत्र में है, मतलब कोई छोटी चीज ले लीजिए, बड़ी चीज लिए अवेलेबिलिटी है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि रेगुलेशन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। चाहे ई कॉमर्स में मेडिसिन आ रही हैं तो उनके पास भी ड्रग का लाइसेंस है कि नहीं, उनके पास वो जो एजुकेटेड जो फार्मासिस्ट है कि नहीं, उसका ध्यान रखना जरूरी। अब क्या है कि पहले आप देखिए कि एक केमिस्ट जो है एक बहुत बड़े एरिया में 1-2 होते थे, अब आप एक मार्केट में जाएंगे तो 4। क्या झगड़ा क्या है कि भाई इस काम में अच्छा मार्जिन है जी, जो दुकानदार है वो अच्छा मार्जिन ले रहा है, लेकिन जो ई कॉमर्स में दे रहा है वो डायरेक्ट कंपनी से लेकर और उसको कम मार्जिन को कम करके पब्लिक को दे रहा है। पब्लिक को क्या चाहिए? सस्ता चाहिए। तो इस कंपटीशन में बहुत सारे दुकानदार भी जो है वो अपना जो शेयर कम करके लोगों को ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं और ऑनलाइन भी दे रहे हैं उनको। मतलब जो दुकानदार है वो भी जो ग्राहक है उसके घर तक पहुंचा रहे हैं फोन पर ही। तो रेगुलेशन जरूरी है। और जो डुप्लीकेट मेडिसिन ये ऐसी दुकानों पर, बहुत सारी दुकानों पर मिलती हैं, वो भी जो है उसके ऊपर भी, यानी पूरे फार्मा के ऊपर रेगुलेशन जो है वो बिल्कुल जरूरी है। एक तो डुप्लीकेट मेडिसिन ना हो, और जो ई कॉमर्स वाले भेज रहे हैं उनका भी रेगुलेट होना चाहिए कि वो जो बिलिंग कर रहे हैं वो जेन्युइन मेडिसिन है कि नहीं है, और कितना वो मार्जिन ले रहे हैं नहीं ले रहे। तो इस सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल रेगुलेशन के ऊपर जो है फोकस होना चाहिए। लेकिन आज के इस कंपटीशन के युग में, ई कॉमर्स के युग के अंदर आप इसको स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि लोग सिर्फ जो है वहां जाके, अब छोटे छोटे परिवार है, 2 लोग हैं घर में, सीनियर सिटीजन मान लो, तो वो हर टाइम एक मेडिसिन लेने के लिए शॉप पे नहीं जा सकता। तो नेचुरली उसको ये लगेगा जहां मेरे को डिस्काउंट, अगर शॉपकीपर भी ऑनलाइन देना शुरू कर दे, लोगों को डिलीवरी देना शुरू कर दें और डिस्काउंट देना शुरू कर दें, तो नेचुरली लोग वहां भी शिफ्ट होंगे। बस यही है कि उनको अपना थोड़ा मार्जिन कम करना पड़ेगा और लोगों को घर तक पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ई कॉमर्स जिसको कह रहे हैं या फिर ई फार्मेसी आप कह लीजिए, कई बार ऐसा होता है पीएस वीराव जी की
बहुत सी दुकानों पर जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहां पर वो दवाई नहीं मिलती है, लेकिन ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, तो ग्राहक अपना फायदा देखेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ई कॉमर्स बंद किया जाए, ई कॉमर्स तो रहेगा और इसमें बहुत उपलब्धियां हैं। अब जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि कई घरों में कोई है नहीं जाकर लाने के लिए, पर यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ बेंगलोर में मैं कह सकता हूँ कि दुकानें आप फोन करके कहो तो वो भेज देते हैं। पर समस्या यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% डिस्काउंट देते हैं और जो ऑनलाइन है वो अप टू 50% दे सकते हैं। तो ये समस्या सॉर्ट आउट होना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भाई आप इतना तो नहीं डिस्काउंट दे सकते हो कि ये दुकानें बंद हो जाएं। ठीक है, डिस्काउंट दो। और यहाँ पे फार्मेसी वालों को भी समझना चाहिए कि ये कंपटीशन में उनको भी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि रेगुलेशन पे बिल्कुल कड़ी नज़र रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गलत दवाई दी जाए, फेक दवाई दी जाए या अनावश्यक दवाई का सेवन हो, एंटीबायोटिक्स का। ये जो रेगुलेशन है ये दोनों दुकानों पे और ई कॉमर्स पे बिल्कुल सख्ती से लगना चाहिए, नहीं तो जनता को बहुत हानि होने वाली है। आप बहुत लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछ रहे हैं कि क्या दवाई लेना है। अच्छा, फिर गलत दवाई लेकर फिर जो उनकी हालत खराब होगी तो उसका क्या होगा। पहले भी लोग होते थे कि जो फार्मेसी को जाके पूछते थे कि भाई मुझे बुखार है, इसके लिए क्या लूं, और वो कुछ दवाई वही दे रहे थे, वो जैसे कि वो डॉक्टर हो। तो ये दुकानदार भी ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल राव साहब, क्योंकि हम कई आंकड़े भी दिखा रहे हैं जिसमें ये भी पता चलता है कि 70% जो दवा बिकती हैं उसमें वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही है, यानी लोग ऐसे ही खरीद ले रहे हैं। जैसा कि आप कह भी रहे थे कि वो AI का इस्तेमाल करते हैं, चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं, दवाएं जो उसमें सामने आती हैं वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो आपकी जो असल समस्या है, जो चिंता है, वो लोगों की हेल्थ को लेकर है या अपने कारोबार को लेकर है? ये मुझे तो यही समस्या है कि हेल्थ को लेकर कड़ी निगरानी रखना पड़ेगा दुकानदारों पे भी और ई कॉमर्स पे भी। ये नहीं होना चाहिए कि गलत दवाइयाँ दी जाए, फेक दवाइयाँ दी जाए, या ये दवाई के सेवन से ड्रग का प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक से नहीं, काफ़ी अदर रिस्ट्रिक्टेड जो शेड्यूल H ड्रग्स कहा जाता है जिसपे प्रिस्क्रिप्शन हो और रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि आपने किसको क्या बेचा। ये सब ये नहीं कि हर दुकानदार कर रहा है, बहुत सारे दुकानें नहीं कर रहे हैं, इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं रख रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी मन चाहे वो दे रहे हैं, और वही डॉक्टरी भी कर रहे हैं। तो इसके दोनों पे निगरानी, सख्त निगरानी होनी चाहिए। ये नहीं तो हम लोग सब पेशेंट्स को तो तकलीफ होने वाली है। और मैं देखता हूँ कि दुकानदार कई बार प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखते हैं, वो किसी ने आकर पूछ लिया तो दे दिया। और जो जैसे मैंने पहले कहा, काफ़ी दवाइयाँ हैं जिसमें कंपनीज को भी पूछा जाना चाहिए कि आप अलग अलग दवाइयों के लिए सिमिलर माने नाम जो इजीली कंफ्यूज हो जाए, तो कंप्लीटली अपोजिट दवाई कई बार मिल जाता है। क्योंकि उसके जो नाम रखे हैं कंपनी ने वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, और प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी कह रखा है कि आप या तो कैपिटल में लिखो या प्रिंट आउट करो, पर अभी भी बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस खराब हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। इसके लिए डॉक्टर्स को भी इसकी चेतावनी दी जानी चाहिए जो ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस दे। नहीं, बदलाव तो हो रहा है राव साहब। मैंने खुद देखा है कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर डॉक्टर्स को बिल्कुल साफ कह दिया गया कि हैंड रिटन आप कोई पर्चा नहीं देंगे, कोई आप रिसीट तैयार नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको कंप्यूटर बेस्ड बनाइए, यानी आप उसको प्रिंट आउट दीजिए ताकि वो उनके रिकॉर्ड में भी रहता है और आसानी से मेडिकल पर भी उनको दिक्कत नहीं होती दवा देने में। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये गवर्नमेंट का ऑलरेडी रेगुलेशन है कि या तो आप प्रिंट आउट दो या आप कैपिटल में लिखो दवाई का नाम। और ये भी ज़रूरी है कि आप असली दवाई का नाम लिखो, ये नहीं कि आप सिर्फ कमर्शियल नाम रखो।
क्योंकि कमर्शियल नाम लिखने से हो सकता है कि अगर कोई उससे सस्ती दवाई किसी और कंपनी की मिल रही हो तो हाँ। एटलीस्ट वो जेनरिक ले सकता है पेशेंट। और दूसरी बात यह है कि अगर उसी नाम का कुछ अलग दवाई कोई और कंपनी बेच रहा हो सकता है कि दुकानदार गलती से वो दवाई दे दे आपको। ये हो चुका है, ये कोई ये नहीं कि नहीं हुआ है, ये हो चुका है कि पेशेंट मेरे पास इसलिए मैं सब पेशेंट्स को कहता हूँ दवाई खरीदने के बाद मेरे पास आकर दिखाओ कि क्या दवाई आपको मिला है, कोई गलत गलत दवाई तो नहीं मिल चुकी है आपको। जी ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ बिल्कुल अश्विनी राणा जी, चिंता तो ठीक है, दवा कारोबारियों की अपनी जगह है क्योंकि उनको भी नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राहकों के पास तो विकल्प उपलब्ध हैं, वो तो जो उनको बेहतर डिस्काउंट में मिलेगा वो दवा मंगा सकते हैं। हालांकि वो भी ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान दें, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों आता है? आपको क्या लगता है कि ये फासला कैसे है? इतना ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं या फिर जो ई फार्मेसी है वो इतना डिस्काउंट कहाँ से वो उपलब्ध कराती है जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर उपलब्ध नहीं हो पाता है? देखिए, ई कॉमर्स जो है वो डायरेक्ट जो है कंपनी से मेडिसिन ले रही हैं, और बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला इशू है वो मार्जिन जो है वो पास करती हैं कंज्यूमर को। अब आप देखें कि कई हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जो फार्मेसी होगी वहाँ 1 पैसे का भी डिस्काउंट नहीं होता, यानी वो हॉस्पिटल पेशेंट से फीस भी ले रहा है और दवाइयों में भी पूरा मार्जिन कमा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी अभी अपने क्लिनिक के ऊपर मेडिसिन रखनी शुरू की है कि आप मेडिसिन भी यहीं से ले लीजिए। हाँ। मैं किसी डॉक्टर के या उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा ये कहना है कि भाई जो पेशेंट है उसको 2 पैसे सस्ती मेडिसिन जहां से मिलेगी वहीं से लेगा। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छा कहा कि आप पेटेंट उसका जो है वो सॉल्ट का लिखिए ताकि वो जेनरिक में भी जा सके, और वो होना चाहिए। आज जेनरिक इतनी अवेलेबल है, आप देखिए कि इंडिया की जो मार्केट है वो वर्ल्ड में इंडिया की फार्मेसी का 60% का कंट्रीब्यूशन है, यानी इतनी बड़ी मार्केट है। तो ऐसे में जब इतने दुकानें हो जाएंगी, कंपटीशन हो जाएगा, तो कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए आपको अपना कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको अपना मार्जिन, आप ये नहीं हो सकता कि आप मार्जिन भी पूरा कमाएं और जो दूसरा सस्ता दे रहा है उसको कि वो कैसे दे रहा है। हाँ। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप जो है रेगुलेशंस बिल्कुल स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो या दुकान पर हो, कि जो प्रतिबंधित मेडिसिन है वो ना तो ऑनलाइन मिले। अच्छा, इसी कंपटीशन का अश्विनी जी, क्योंकि सामना किया है जो राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्होंने जो ग्रोसरी सेलर्स होते हैं, उन्होंने कैसे कॉप अप किया इस समस्या से? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो क्या है कि वो भी अपना जो कस्टमर बेस है उसके साथ उसकी डिमांड पर, उसके फोन कॉल के ऊपर उसकी ग्रोसरी उसके घर तक पहुंचा रहे हैं और लोगों का विश्वास है। अब देखिए ये एक जो विश्वास बनना एक केमिस्ट पर, कई बार बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत दूर तक एक केमिस्ट के पास जाते हैं कि यहाँ मेडिसिन जेन्युइन मिलेगी, ठीक मिलेगी और ये कभी हमें गलत नहीं बताएगा। तो ये आपको ट्रस्ट जो है अपने कंज्यूमर का, पेशेंट का, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन छोड़ के आप पर आए और आप पर उसको विश्वास हो। तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा और आपको भी ओपन होना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इतना मार्जिन है, मैं इतना मार्जिन आपको दे सकता हूँ। हाँ। तो ये सारा चीजें बहुत सारी ओपन आनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन के अंदर स्टैंड रहने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव, कुछ एडिशनल कोई फैसिलिटी, सर्विसेज आपको देनी पड़ेंगी जिसके कारण कि जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, पेशेंट है, आपके साथ जुड़ा रहे। बिल्कुल राव साहब, क्योंकि डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है और इसके साथ ही कंपटीशन भी जितना बड़ा है उसके साथ आगे आपको बढ़ना होगा। तो जो दवा कारोबारी हैं उनकी मुख्य मांगे क्या हैं और क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरीके से मदद कर सकती है? सरकार पहले तो जो रेगुलेशन दुकानों पे है वो ई कॉमर्स पे भी लगाए, जिससे कि जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो। दूसरी बात यह है कि जो हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ औषधि में ही नहीं, ड्रग्स में ही नहीं, काफ़ी चीज़ों में जो मैन्युफैक्चरर है या जो रिटेलर है उससे ज़्यादा मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। आप जो भी ट्रेड लीजिए, सबसे ज़्यादा मुनाफा डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। गेहूँ चावल में भी यही सवाल उठता है। हाँ। ये हर चीज़ में, खाद्य पदार्थ हर चीज़ में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर हट गया तो फिर तकरीबन इसमें एक इलाज है
ये है कि ये जो ई कॉमर्स वाले हैं, ये इन दुकानों को यूज करें फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। उनको अब नहीं तो उनको अपना लॉजिस्टिक्स लगाना पड़ेगा, अपना आदमी भेजना पड़ेगा। अब जी। ये दुकानें ऑलरेडी हैं वहाँ पे, और जैसे अश्विनी राणा साहब ने कहा कि ट्रस्ट की बात भी है। अब ये ट्रस्टवर्दी है कि भाई ये दुकानदार कहीं गायब नहीं हो जाएगा, मैं रोज रोज उसको देख सकता हूँ। हाँ। तो उसके मतलब आप रिटेल ये ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और ये लोकल आदमी लाकर आपको दे देगा। इस ये करना ज़रूरी है। अच्छा, आपको याद होगा कि कॉफ सिरप को लेकर एक पर्टिकुलर कम्युनिस्ट ये दुकानदार ने ये किसी और कंपनी का, क्योंकि उसको सस्ता मिला और उसको कमीशन ज़्यादा मिला, जी। उनका कॉफ सिरप बेचा और इतने सारे बच्चों की मौत हुई क्योंकि उस कंपनी ने वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं फॉलो किया था। उसमें डेंजरस केमिकल्स थे। हाँ। ये घटना आपको याद होगा। हाँ। यही घटना हमें ये नहीं चाहते हैं कि ये घटना बार बार हो। तो ये तरीका है, और इसका ये मॉडल रिलायंस ने अडॉप्ट कर रखा है, और कुछ और कंपनीज ने भी, आजकल मैं देखता हूँ कि अमेजन ने भी अडॉप्ट कर रखा है कि जहाँ जहाँ दुकानें हैं उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई जब हमें ऑर्डर आएगा तो हम आपको बताएंगे और आप सप्लाई कीजिएगा। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर हट गया, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन गया, ई कॉमर्स और लोकल दुकान का एग्रीमेंट हो गया, और आपको दवाई और जल्दी मिल जाएगा। जी। साथ में ये भी बताएं कि क्या ऐसा कोई स्पष्ट कानून है या फिर आप लोग मांग कर रहे हैं कि जिसके तहत कोई भी दवा ना बेच पाए, यानी जिसके पास काबिलियत नहीं है, जिसके पास ये डिग्री नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि जिससे मेडिकल की नॉलेज नहीं है, वो अगर दवा बेच रहा है तो जवाबदेही किसकी होगी? अगर नियमों के खिलाफ उसने दवा बेची है, किसी को नुकसान हो गया है, किसी की सेहत से खिलवाड़ हुआ है, ऐसा कोई स्पष्ट कानून है? जी, कानून तो है। हाँ। अरे इस देश में हर चीज के कानून है। प्रॉब्लम कभी कानून का नहीं है। जी। प्रॉब्लम कानून का सिर्फ तब होता है जब कुछ नया चीज शुरू हो जाता है, जैसे कि ई कॉमर्स पहले नहीं था तो अब है, तो तभी ये कानून का प्रॉब्लम शुरू होता है। नहीं तो हर चीज में हम लोगों के पास कानून है, पर उसको एग्जीक्यूट करने वाला कोई नहीं है। अब ड्रग रेगुलेटर कितने हैं आप ये देखिए, सारे पोस्ट खाली पड़े हैं। पहले तो वो ड्रग रेगुलेटर्स की पोस्ट भरो और ज़्यादा पोस्ट क्रिएट करो, क्योंकि इतने सारे दुकानें खुल चुके हैं, हर छोटी मोटी जगह में खुल चुके हैं। कितने दुकानों को ड्रग रिलेटेड, ये तो दवाई में ही नहीं, हम डॉक्टर्स देख रहे हैं कि खाने में भी यही चल रहा है। कितने सारे होटल्स के हाइजीन और ऐसी चीज़ों में फूड रेगुलेटर आकर चेक करता है कि क्या हो रहा है। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, क्योंकि वो है ही 2-3, पूरा स्टेट कैसे कवर करेंगे। हाँ। वो बैठ के वहाँ पे मामूल ले लेते हैं और लाइसेंस दे देते हैं। तो ये पूरा रेगुलेशन सिस्टम, कानून का प्रॉब्लम कम है, रेगुलेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है। अश्विनी जी, आप क्या सुझाव देंगे कि जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका बिजनेस पैरेलल चलता रहे, किसी को नुकसान ना हो? नहीं, बिल्कुल राव साहब ने जो सजेशन दिया है वो एक अच्छा है कि जो ई कॉमर्स है और वो जो लोकल दुकानदार हैं, जो केमिस्ट हैं, उनका अगर टाइप हो जाता है तो उनको भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो है वो जो मार्जिन है डिस्ट्रीब्यूटर वाला वो कम होगा, और उनको एक कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, और ई कॉमर्स ही उनको जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कम करे, मेडिसिन भी उपलब्ध कराए। तो वो एक नया मॉडल अगर शुरू होता है तो उनका जो एक काउंटर शॉप है वो भी चलती रहेगी, और ई कॉमर्स ऑर्डर लेता रहेगा, और जो शॉप है वो डिलीवर करती रहेगी। तो उससे जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी कम होगा, और ग्राहकों को भी लाभ होगा, दुकानदार को भी लाभ होगा, ई कॉमर्स अपनी कमाई करेंगी। तो वो एक गुडी एक अच्छा जो है प्रपोजल हो सकता है। विराज साहब, कैसा लगा आपको ये सुझाव? हाँ जी, ये सुझाव कैसा लगा आपको? क्योंकि अस्पतालों में भी हम देख रहे हैं कि वो ऑनलाइन भी डिलीवरी करते हैं दवाओं की, और वहां पर भी इजीली अवेलेबल होती है। हाँ जी, हॉस्पिटल में हाँ। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को कोविड में जो उनको नुकसान हुआ, उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने ले लिया है। जी। अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रूल ये है कि जो दवाइयाँ उनके पास है सिर्फ उसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
ये ज़रूरी है कि जिस कंपनी का उन्होंने किसी दवाई को रखा हुआ है तो हमें उसी को करना चाहिए। और जैसे अश्विनी साहब ने कहा है, कोई उसमें रिबेट नहीं है। तो ये लॉक इन कर देते हैं कि भाई हमने जिस कंपनी का दवाई रखा है वो जो भी रेट पे MRP है उसी पे आपको लिखना पड़ेगा। तो जी। ये अच्छा होगा कि लोग अपना प्रिस्क्रिप्शन लें, और ऐसे अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाए जो कि लोकल दुकान, आप देखिए जैसे अमेजन या ये बड़े बड़े ई-कॉमर्स साइट्स हैं, इनको बड़े बड़े लॉजिस्टिक वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी खर्चा होता है उनको। वेयर हाउसेस में ये सब सामान इनको रखना पड़ता है, और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको लोग चाहिए जो उनको मोटरसाइकिल या गाड़ी देना पड़ता है जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ। ये काम आप बड़े बड़े पूरे शहर के लिए एक बड़ा वेयर हाउस के बजाय आप हर छोटी मोटे दुकानदार को इन्वॉल्व कर लीजिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में। बिल्कुल, तो अब ये अपनी दोनों के लिए विन समस्याएं विन, सामने जो रखने के अंग्रेजी लिए में कहते हैं ठीक विन है। विन सिचुएशन हो जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, जो मांगे उठाई जा रही, देखना होगा कि किस तरीके से उसको डील किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी जी और PS राव साहब, तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ग्राहकों को भी कहीं ना कहीं आपने सचेत किया है कि आपको किस तरीके से दवा खरीदनी चाहिए और किस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इधर महाराष्ट्र के अमरावती में भी मेडिकल स्टोर बंद हैं क्योंकि यहाँ पर भी हड़ताल है, और बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। मेडिकल एसोसिएशन ने बंद पुकारा है, मेडिकल व्यवसायिक हड़ताल पर है। हमारे साथ मेडिकल व्यवसायिक है, जिनका मेडिकल है, उन्होंने बंद रखा है। इस हड़ताल के पीछे की वजह क्या है, हम उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आपने ये हड़ताल पुकारा है? वजह यह है कि ऑनलाइन दवा बिक रही है और वो गलत तरह से बेच रही है। गर्भपात के गोले ऑनलाइन जा रहे हैं। उसके बाद वो तरुणाई में जो ज्यादातर बाकी के गोले बेचने जा रहे हैं जो आते हैं, उसके बाद वजन बढ़ने के गोले आ रहे हैं। इसके वजह से चूंकि गलत दवा जो आ रही है वो ज्यादातर बेच रही है। और उसके बाद अपना ये डिस्काउंट भी बहुत मात्रा से दे रहे हैं, 60%, 30%। उसकी वजह से हमने आज हड़ताल रखी। आपका जो ये हड़ताल का कारण है, इसके पीछे की वजह यह है कि ऑनलाइन बिक्री जो दवा हो रही है उसके लिए। चलो, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।